हेलो बच्चों, कैसे हैं? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि घर पर बैठकर और आपको पढ़ाने का हम लोग के पास जो आइडिया है, जो विचार है, वो लगातार गति धीरे धीरे पकड़ रहा है। तो बस आप अपना काम करते रहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। तो एक बार फिर से हम आपका साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम कुछ ऑब्जर्वेशन को देखकर, कुछ प्रेक्षणों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी गैस का निकलना हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिन्हें हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है। आज हम आप केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, कैसे बोला जाएगा, ये हम बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इसका मैं पहले डिफिनीशन लिखता हूं कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थों का संगठन, संरचना, पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य रूप से भाग लेता है तथा परमाणु अपना अस्तित्व बरकरार रखता है। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। पदार्थों के संगठन का मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ अन्य भी छोटे पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है, और वो छोटे पदार्थों के एक निश्चित अनुपात होगा, उन छोटे पदार्थों का आपस में एक निश्चित रेशियो होगा कि इतनी मात्रा में इतनी मात्रा ए की है, इतनी मात्रा बी की है, ठीक है। तो वो संगठन हो गया। वो क्या हो गया? संगठन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जल की बात करें, जिसका सूत्र होता है H2O, इसका सूत्र क्या है? H2O है, इसका अणु सूत्र होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंध
8 के भारानुसार, द्रव्यमान के अनुसार एक संबंध 8 के रेशियो में रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 9 ग्राम जल ले लें, कितना ग्राम जल ले लें? 9 ग्राम, तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन तत्व होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन तत्व होगा। ये हो गया संगठन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया? संरचना। संरचना का मतलब ये हुआ कि इसमें जो जल है, जल किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु किस विधि से एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, किन बलों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो हो गया संरचना, वो हो गया स्ट्रक्चर। किस दिशा में बंधे हुए हैं, कितने एंगल के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया। और गुणों के बारे में आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत है नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थों के संगठन का क्या मतलब हुआ, संरचना का मतलब क्या हुआ और गुणों का मतलब क्या हुआ। और एक चीज कंफर्म है कि जब पदार्थ के संगठन और संरचना में अंतर आएगा तो ऑटोमेटिक गुणों में भी अंतर आएगा। तो जब आप ये गुण हटा भी सकते हैं, आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन और संरचना में परिवर्तन होता है रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। चलो इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के एग्जाम्पल्स लिए थे। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन कराया था। मैग्नीशियम रिबन का क्या कराया था? दहन कराया था। तो दहन का मतलब होता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया, और दहन के फलस्वरूप श्वेत रंग का चूर्ण हमको प्राप्त हुआ था, जो किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यह एक रासायनिक अपक्रिया, इसको बोलते हैं समीकरण। आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल समझिएगा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैग्नीशियम का दहन कराया था, जिसके फलस्वरूप क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या हो रहा है समझिएगा। पहले 2 पदार्थ थे, एक मैग्नीशियम था और एक क्या था? ऑक्सीजन था। एक मैग्नीशियम था और एक ऑक्सीजन था, इसका अपना अलग अलग क्या है? अस्तित्व है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये दोनों परस्पर मिलकर एक नए तरह का पदार्थ बना लिए हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नए तरह का पदार्थ बना लिए हैं जिसका नाम है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए कि क्या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों का संगठन एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम से बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, संरचना में भी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैग्नीशियम है और इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसी न किसी बलों के द्वारा एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो पहले ये सिर्फ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन अणु का निर्माण किए थे। बट यहां पर क्या हुआ कि अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। संगठन में भी बदलाव आ गया है और संरचना में भी बदलाव हो गया है। गुणों में तो ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। तो इस क्रिया को, इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थों का संगठन भी बदल गया है, पदार्थों की संरचना भी क्या हो गई है? बदल गई है। समझ में आया? अच्छा, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर ये 2 कर देंगे। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद से हम क्या लिखें कि रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु है, रासायनिक अपक्रिया के बाद वो मैग्नीशियम का परमाणु रहेगा, वो विभाजित नहीं होगा। परमाणु विभाजित नहीं होता है रासायनिक अपक्रिया में, अविभाज्य रहता है। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु है, यहां पर भी ऑक्सीजन का ही परमाणु रहेगा। परमाणु अपना अस्तित्व नहीं खत्म करता है,
परमाणु का अपना अस्तित्व क्या रहता है, बरकरार रहता है। और ये परमाणु भिन्न भिन्न विधियों से, भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ के एक नए तरह के पदार्थ का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का परमाणु खत्म हो गया या बदल गया है। नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ही परमाणु है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ही परमाणु है। परमाणु का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है। पहले वो जिस पदार्थ का परमाणु था, जिस तत्व का परमाणु था, रासायनिक अपक्रिया के बाद भी वह उसी तत्व का परमाणु है। हाँ, संरचना में बदलाव आने की वजह से, संगठन में बदलाव आने की वजह से एक नए तरह का पदार्थ का निर्माण हो गया है और इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य रूप से भाग लेता है तथा परमाणु अपना अस्तित्व बरकरार रखता है। रासायनिक अपक्रिया में ऐसा नहीं है कि परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर आपने और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे आप याद कीजिए और क्या एग्जाम्पल था पिछले वीडियो में। हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेकर आपस में क्या किया था, मिक्स किया था। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, और पोटेशियम आयोडाइड, और इसके बीच रिएक्शन हुआ था तो हमको पीले रंग का, येलो कलर का क्या प्राप्त हुआ था, लेड आयोडाइड प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, लेड आयोडाइड प्राप्त हुआ था, और बना था पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर भी 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, अभी टेंशन मत लीजिएगा, आगे हम बताएंगे कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और कैसे उसको बैलेंस करते हैं। तो यह भी एक क्या है, रासायनिक अपक्रिया। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, याद कीजिए। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जिंक चूर्ण में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाया था, तनु H2SO4 बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। ये लेड आयोडाइड का अवक्षेप आया था, नीचे बैठ गया था और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, बाहर निकल गई थी। तो ये रासायनिक अपक्रिया क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया आपको। ठीक है ना, तो उसको नोट कीजिए फटाफट। हम आगे बताने जा रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। नोट कीजिए। हो गया, साफ करें। अब हम जानेंगे कि एक रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए, जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है, या आप कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अपक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ बनते हैं, उन नए पदार्थों को बोलते हैं उत्पाद। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग मैग्नीशियम का हमने क्या किया, दहन कराया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अगर मैं इसमें कहूं कि अभिकारक कौन कौन है, बताओ इसमें अभिकारक कौन कौन होगा। देखो किसके किसके बीच अपक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। तो मैग्नीशियम और क्या हो गया, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और इनके बीच अपक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो उत्पाद आपका क्या है इस अपक्रिया में, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपसे पूछूं इस रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारक हैं? तो 2 अभिकारक हैं, एक मैग्नीशियम है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। मैं पूछूं कि इस अपक्रिया में कितने उत्पाद है? तो 1 उत्पाद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, उत्पाद को हम क्रियाफल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रियाफल, यानी अपक्रिया के बाद जो फल आपको प्राप्त हुआ है, क्रियाफल भी इसको कहते हैं। तो ये आपका रिएक्टेंट्स, तीर के पहले जो भी है वो क्या है? रिएक्टेंट्स है। तीर के बाद जो कुछ भी है वो क्या है? प्रोडक्ट्स है। ठीक है ना? तो एक रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं या जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। बोलो, समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल दिया, मान लो जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो आपका जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। चलो सोच के बताओ, इसमें अभिकारक कौन कौन सा है? कौन कौन है? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल सही, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। और आपका उत्पाद, प्रोडक्ट क्या क्या है? जिंक सल्फेट और जल। क्या क्या है? जिंक सल्फेट और जल। बोलो, समझ में आया? अभिकारक उत्पाद बिल्कुल समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। बहुत शानदार। चलो इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट करो। हो गया? मिटाए? चलो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक कि रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं? रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं? रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं? तो देखो, पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं अपने आप होती हैं, ठीक है, जो भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होती है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज को प्राप्त करने के लिए? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। आप भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? अपने जीवन में अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिसकी एनर्जी जितनी ही अधिक होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। ध्यान से सुनना, जिसकी एनर्जी, ऊर्जा जितनी ही अधिक होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है? कम होती है। और जिसकी एनर्जी जितनी ही कम होती है
उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। कौन अधिक अस्थायी कहलाएगा? जिसकी ऊर्जा कम होगी वह अधिक अस्थायी कहलाएगा, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वह कम अस्थायी कहलाएगा। तो जब ताप, दाब या कुछ अन्य कारक की उपस्थिति में जब कुछ पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई एक नया पदार्थ ऐसा बनने की संभावनाएं बन रही है जिसकी एनर्जी इन पदार्थों की एनर्जी से क्या है, कम है, जिसकी एनर्जी इन प्रारंभ के पदार्थों की एनर्जी से क्या है, कम है, तो वहां पर रासायनिक अपक्रियाएं हो जाएगी, क्योंकि जो नया पदार्थ बन रहा है उसकी एनर्जी कम है, यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है। लेकिन अगर जो पदार्थ है उनसे अधिक एनर्जी वाले पदार्थ बन सकता है, कम एनर्जी वाला नहीं बन सकता है, तो फिर वो रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो रासायनिक अपक्रिया क्यों होती है? तो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। और अस्थायित्व किसको मानेंगे? कौन अधिक अस्थायी कहलाएगा? तो जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ऐसे सिंपल से सोचना, कोई वस्तु है जो जमीन पर रखी हुई है और वही वस्तु कुछ ऊंचाई पर रखते हैं, तो किसमें अधिक अस्थायी होगा? अस्थायित्व किसमें अधिक है? जो ऊंचाई पर है उसमें अधिक अस्थायित्व है कि जो जमीन पर है उसमें अधिक अस्थायित्व है? सिंपल सी बात है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है वो ज्यादा स्टेबल है, जो ऊंचाई पर है वो कम स्टेबल है। लेकिन एनर्जी किसके पास अधिक है? जितना ही हाइट पर कोई वस्तु लेके जाएंगे उसके अंदर उतनी ही एनर्जी आती है। तो एनर्जी ऊंचाई पर है, अस्थायित्व तो कम है, एनर्जी उसकी क्या है, अधिक है। पृथ्वी पर है, जमीन पर है, एनर्जी कम है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या है, अस्थायित्व तो क्या है, ज्यादा है। तो समझ में आया? रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है? कौन अधिक अस्थायी होगा? जिसकी ऊर्जा जितनी ही कम होती है वह उतना ही अधिक अस्थायी होता है। जिसकी ऊर्जा जितनी ही कम होती है वह उतना ही अधिक क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है? स्टेबिलिटी और एनर्जी में, एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो, समझ में आ गया? तो होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो होगा वो केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण से संबंधित होगा। क्या होता है रासायनिक समीकरण, कैसे लिखते हैं और उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।